हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। जो तुर्की कल तक भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा था, आज वही तुर्की रूस और भारत दोनों से करारा तमाचा खा चुका है। पहले भारत ने तुर्की के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया, उसके कई करोड़ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए और अब रूस ने उसकी कमर तोड़ दी है। रूस ने उसे न केवल आर्थिक रूप से झटका दिया है, बल्कि गंभीर बेइज्जती भी की है, क्योंकि तुर्की तकनीक ने यूक्रेन युद्ध में ड्रोन के जरिए रूस की परमाणु बमवर्षक ताकत को नुकसान पहुंचाया था और अब रूस ने तुर्की को एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रीस, जो तुर्की का पारंपरिक दुश्मन है, अब भारत के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार खड़ा है। मकसद है तुर्की और पाकिस्तान जैसे चालबाजों को हमेशा के लिए खत्म करना। दूसरी ओर भारत के दोस्त और पाकिस्तान के दुश्मन अजरबैजान ने भी कूटनीति की एक नई चाल खेली है। वह तुर्की और इसराइल को पास लाने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन असल में वो अपना रणनीतिक फायदा देख रहा है। ताकतवर खेमे में आकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। अब हालात ये हैं कि तुर्की अलग थलग पड़ गया है। रूस ने उसे आर्थिक चाबुक मारा है, भारत ने उसके प्रोडक्ट्स की कब्र खोद दी है। ग्रीस और भारत मिलकर एक नई धुरी बना रहे हैं। अजरबैजान इस पूरे खेल में मास्टर स्ट्रोक मारने की फिराक में है और यह सिर्फ शुरुआत है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे दोगले देशों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। नए वैश्विक समीकरण बन रहे हैं और भारत अब हर मोर्चे पर फ्रंट फुट पर है। दरअसल जो तुर्की खुद को रूस और यूरोप की गैस पॉलिटिक्स का बादशाह समझ बैठा था, उसे अब व्लादिमीर पुतिन की एक चाल ने धूल चटा दी है। जी हां, सिर्फ 2 दिन में रूस ने तुर्की को उसकी असली औकात दिखा दी है, और वो भी गैस व्यापार के उसी प्लान पर जिसमें कभी तुर्की को बादशाहत का सपना दिखाया गया था। रूसी सरकारी ऊर्जा कंपनी गाजप्रोम ने ऐलान कर दिया है, अब तुर्की में कोई गैस हब नहीं बनेगा। रूस अब खुद ही यूरोप तक गैस पहुंचाने का नया रास्ता बनाएगा और तुर्की को इस खेल से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। जरा सोचिए, अक्टूबर 2022 में जब नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका हुआ, तब पुतिन ने नया मास्टर प्लान बनाया था, तुर्की को यूरोपीय गैस ट्रांजिट का सेंटर बनाया जाए। इससे तुर्की को गैस की दलाली में अरबों डॉलर कमाने का मौका मिलता, लेकिन अंकारा की चालाकी उसे भारी पड़ गई। तुर्की ने गैस डीलिंग पर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की और यही गलती उसे ले डूबी। रूस को यह बात सीधे उसकी संप्रभुता पर हमला लगी और फिर पुतिन ने एक ही झटके में प्लान से तुर्की को बाहर फेंक दिया। अब तुर्की ना तो ट्रांजिट पावर रहा, ना ही उसकी गैस पॉलिटिक्स में कोई हैसियत बची है। यह सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं, यह तुर्की की गद्दारी की खुली सजा है, जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ ड्रोन डीलिंग की थी और अब रूस ने भी बता दिया, बदला लेना आता है और गहराई तक लिया जाता है। गाजप्रोम, रूस की सरकारी और विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी, जिसे यूरोप की गैस सप्लाई की रीढ़ कहा जाता है, अब उसने तुर्की को उसकी हद याद दिला दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि रूस तुर्की गैस हब प्रोजेक्ट अब अनवाइबल यानी असंभव माना जा रहा है। कारण टेक्निकल दिक्कतें, पॉलिटिकल पेंच और इकोनॉमिक झगड़े। यूरोपीय यूनियन अब रूसी गैस से दूर भाग रही है। पाइपलाइन की क्षमता सीमित है और सबसे बड़ा झगड़ा गैस बेचने के अधिकार यानी मार्केटिंग राइट्स को लेकर रूस और तुर्की के बीच खींचतान। और नतीजा, रूस ने झटके में प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। तुर्की अब भी गाजप्रोम का ग्राहक है, मौजूदा डील जारी है, लेकिन रूस ने बता दिया है, तू साथ है तो ठीक, वरना अकेले भी मंजिल पालेंगे। तुर्की एनर्जी मंत्रालय और बोटाश ने चुप्पी साध ली है, पर अंदर से अंकारा हिला हुआ है। एक तुर्की अधिकारी ने कहा है, अगर भविष्य में मौका मिला तो हम फिर से शामिल होने को तैयार हैं। पर असल में तुर्की अब रूस की शर्तों पर खेलेगा, क्योंकि पुतिन ने यह जता दिया है, गैस की पॉलिटिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं। ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं था, ये पावर पॉलिटिक्स का वो थप्पड़ था जिसे अंकारा दशकों तक याद रखेगा। उधर तुर्की ने अब भारत के बाद रूस को भी धोखा दिया है, जिसे वह सालों से अपना रणनीतिक दोस्त बताता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे तुर्की अमेरिका और नेटो के इशारे पर काम करता रहा और अब उसका कच्चा चिट्ठा खोलकर दुनिया के सामने आ चुका है। तुर्की ने यूक्रेन को बैरक्टार TB2 ड्रोन सप्लाई किया, वही ड्रोन जिसकी मारक क्षमता से पूरी दुनिया कांपती है, और इसी तरह के ड्रोन तकनीक ने रूस के करीब 40 बमवर्षक और फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। सोचिए, पुतिन के लिए यह धोखा नहीं, जहर घुला धोखा है, क्योंकि जिसने हथियार सप्लाई किया वो उसका दोस्त तुर्की था। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन ने FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू सुसाइडल ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जो छोटे, सस्ते लेकिन खतरनाक मिसाइल जैसे हथियार हैं।
यूक्रेन ने रूस के टैंकों और बंकरों पर एफपीवी ड्रोन से सीधा हमला बोला। तेज लो फ्लाइंग अटैक और फिर ब्लास्ट। लेकिन असली साजिश यही है। कौन दे रहा है इन्हें टेक्नोलॉजी, ड्रोन, ट्रैकिंग डिवाइसेस? कौन चला रहा है ये बैकएंड से हाई क्लास टेक वॉरफेयर? जवाब सीधा है, तुर्की, अमेरिका, नेटो और उनके चाटुकार। रूस ने जिस तुर्की पर भरोसा किया, जिसे युद्ध के बाद भी टूरिस्ट्स और व्यापार के लिए खुला रखा, जहां रूसी प्रवासियों ने घर बसाया, जहां से दोस्ती की मिसालें दी गईं, वहीं तुर्की ने अब रूस की पीठ में छुरा घोंप दिया है। बैरक्तार TB2 कोई मामूली ड्रोन नहीं, ये तो एक चलता फिरता युद्धक विमान है। हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग रेंज, लेजर गाइडेड मिसाइल, सटीक टारगेट और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस ये हाईटेक जंग का वो दरिंदा है जो ऊपर से दिखता है चुप, लेकिन नीचे जमीन पर कोहराम मचा देता है। 2014 में उड़ा, अब तक 600 से ज्यादा यूनिट्स तैयार, यूक्रेन को 72 ड्रोन दिए और जंग के बाद 8 और। मतलब साफ है, रूस को बर्बाद करने की स्क्रिप्ट तुर्की की फैक्ट्री से ही निकली। लेकिन ये कहानी सिर्फ ड्रोन की नहीं, ये कहानी है पीठ में छुरा घोंपने की, भरोसे को बारूद में बदल देने की। और रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तबाह करने में अगर इसी तरह के तुर्की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, तो ये सिर्फ घात नहीं, विश्व राजनीति में सबसे खतरनाक विश्वासघात है। पुतिन को शायद अंदाजा नहीं था कि जिनके लिए द्वार खोले थे वही महल जलाने की साजिश रच रहे होंगे। तुर्की सिर्फ यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि नेटो और अमेरिका की ताल पर नाचता हुआ रूस के खिलाफ चालें बिछा रहा था। तुर्की खुद नेटो का सदस्य है और अब लग रहा है उसने रूस की दोस्ती को बेच डाला पश्चिमी पावर के दरबार में। पुतिन की आंखों में अब जो आग है वह सिर्फ युद्ध की नहीं, धोखे की है, विश्वासघात की है, उस दोस्त के खिलाफ जिसने मुनाफे के लिए पीठ घोंपी। और अब तुर्की न रूस का रहा न भारत का। मध्यस्थ बनने का नाटक सिर्फ खुद को वैश्विक पटल पर बचाने का झूठा नकाब है। लेकिन ये दुनिया बेवकूफ नहीं, अब तुर्की का डबल गेम उसे हर मंच से बाहर कर देगा। इधर अब खेल पलटने वाला है। तुर्की और पाकिस्तान की नापाक जुगलबंदी को अब मिलेगा सीधा जवाब, और वो भी भारत ग्रीस की घातक जोड़ी से। ग्रीस की सीनियर डिप्लोमेट लियोनिदास ने खुद आगे बढ़कर कहा, भारत और ग्रीस मिलकर बना सकते हैं एर्दोगन और उसके आतंकी सहयोगी पाकिस्तान के खिलाफ एक सैन्य दीवार। कहानी की शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर से, जहां तुर्की ने पाकिस्तान को किलर ड्रोन सप्लाई किए, लेकिन भारत ने उन्हें हवा में ही उड़ा दिया। और उसी वक्त पाक के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ एर्दोगन के आगे झुककर धन्यवाद दे रहे थे। अब ग्रीस ने थामा है भारत का हाथ, बोल दिया है मिलकर करेंगे एयरफोर्स सहयोग, हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। राफेल जेट के करतब हों या यूनाइटेड नेशंस का मंच, ग्रीस हर जगह भारत के साथ खड़ा रहने को तैयार है। लेकिन बदले में चाहता है तुर्की के खिलाफ उसके संघर्ष में भारत भी बने उसका रणसाथी। अब पूरा नक्शा बदलने वाला है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को खलीफा मानने लगे हैं। ओटोमन साम्राज्य की ताकत फिर से पाने के खतरनाक सपने देख रहे हैं। अफ्रीका में लीबिया और सूडान तक सैन्य अड्डे फैला चुके हैं। यानी अब तुर्की सिर्फ नाम का नहीं, हथियार निर्यातक सुपर पावर बनने की फिराक में है। लेकिन ग्रीस ने अब इस खेल को बेहद गंभीरता से लिया है। ग्रीस के सीनियर डिप्लोमेट लियोनिदास ने भारत से साफ अपील की है, आइए इस ऐतिहासिक रिश्ते को नया रूप दें। भारत और ग्रीस मिलकर तुर्की और पाकिस्तान जैसे इस्लामी कट्टर खतरे का करारा जवाब दें। ग्रीस की सरकार तुर्की से शांतिपूर्ण संबंध चाहती है, मगर एर्दोगन बार बार समुद्री सीमा, हवाई क्षेत्र और अल्पसंख्यकों को लेकर विवाद की आग भड़काते हैं। और अब जब एर्दोगन खुद को खलीफा घोषित कर इस्लामिक वर्ल्ड को हथियार बनाकर एक नई मजहबी साम्राज्यवादी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत ग्रीस का गठबंधन उस सपने को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा ब्रेक बन सकता है। इसी के साथ अजरबैजान ने भारत के साथ खुले मोर्चे की तैयारी कर ली है। जो देश पाकिस्तान का कट्टर समर्थक माना जाता है, अब वह भारत के दोस्त इजराइल को तुर्की के साथ गले मिलाने का दबाव डाल रहा है। बाकू में अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल के बीच 3 से ज्यादा दौर की गुप्त मीटिंग्स कराई हैं। मकसद है दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करना, ताकि अजरबैजान दोनों से अपना फायदा उठा सके। ये वही अजरबैजान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जवाबी हमलों की निंदा की थी और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खात्मे पर शोक जताया था। 8 मई को अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी किया और भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। यही नहीं, अजरबैजानी राजदूत खजर फरहादोव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संवेदना भरा पत्र भी भेजा,
जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति दुख जताया गया और पाकिस्तान की संप्रभुता को पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई। इसके बाद शहबाज शरीफ ने बाकू का दौरा कर अजरबैजान को सार्वजनिक धन्यवाद दिया। अब वही अजरबैजान जो खुद को इजरायल का दोस्त बताता है, सीरिया जैसे मामलों पर तुर्की का साथ दे रहा है, जबकि तुर्की गाजा और लेबनान में इजरायल के खिलाफ खुलकर जहर उगल चुका है। एर्दोगन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नए युग का हिटलर तक कहा है, लेकिन इसके बावजूद अजरबैजान तुर्की को इजरायल से मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अजरबैजान के शीर्ष सलाहकार हिकमत हाजीएव ने माना कि 3 से अधिक दौर की मीटिंग्स बाकू में हो चुकी हैं और दोनों देशों को जोड़ने की कोशिश जारी है। इजरायल जहां अजरबैजानी तेल पर निर्भर है, वहीं अजरबैजान अपनी सुरक्षा के लिए इजरायल के हथियारों पर टिका हुआ है। इसी वजह से अजरबैजान तुर्की और इजरायल के बीच मध्यस्थ बनकर खेल कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मोहरा बन चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस कूटनीतिक चालबाजी का जवाब किस तरह देता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।